हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आज के हमारे लेक्चर में हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद इन 60 मिनट्स सो दैट यू कैन रिकॉल इट एनी टाइम। फाइन, सो लेट्स हैव द रिकॉल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल चैप्टर। फाइन, सो फॉर हैविंग मोर स्पेस हम इसे पहले ही पार्टीशन कर लेते हैं। ये चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हुआ सेल से, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में दो कैटेगरीज हैं बेसिकली। फाइन, वन इज गैल्वेनिक सेल, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? आप लोग इस पूरे चैप्टर के नोट्स बना चुके हो, ठीक है ना? तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आज नोटबुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट लिसन टू द लेक्चर सो दैट यू कैन हैव अ क्विक रिवीजन। सो गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमने पहली चीज पढ़ी वो ये थी कि यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? और यहां हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्लियर? यानी कि यहां केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन है, जबकि यहां इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी कन्वर्जन था। क्लियर? फाइन। इन्वर्टर के एग्जांपल से आपको याद होगा कि जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है तब वो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और केमिक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कराता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करता है। और जब वो हमें बिजली दे रहा होता है तो एक्चुअली में वो गैल्वेनिक सेल होता है, जिसको हम वोलेटिक सेल भी बोलते हैं। क्लियर? ये टू वेसल होने वाला प्रोसेस था और ये सिंगल वेसल में होने वाला प्रोसेस था। इस चैप्टर में हमें ज्यादा गैल्वेनिक सेल को डील करना है और एक्चुअली में हम बार बार जो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शब्द यूज करते हैं वो गैल्वेनिक सेल के लिए ही यूज करते हैं। क्लियर? सो लेट्स हैव द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फाइन, एक्चुअली में दैट इज गैल्वेनिक सेल। क्लियर? सो दो वेसल्स बने हुए थे, इनके बीच में हमने लगाया था सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? यहां एक इलेक्ट्रोड है, यहां एक इलेक्ट्रोड है, फिर रिकॉल है, और यहां पे बेसिकली तो हम करते कैसे कि लाइक दिस इज द एनोड साइड। फाइन, चार चीजें आपको याद रखनी थी। व्हाट? L stands for left, O is for oxidation, A is for anode and this is the negative terminal. नेगेटिव होने के कारण ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फाइन, यहाँ पे जो जिंक था वो जिंक +2 में यहाँ जा रहा था एंड इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऊपर से होते हुए यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है तो करंट की डायरेक्शन ये थी। यहाँ सोल्यूशन में से क्या था, कॉपर +2 के आयंस इलेक्ट्रॉन को देख के वहां चले जाते हैं, तो यहाँ डिपोजिशन होता है, जबकि यहाँ पे जिंक डिप्लीट हो रहा होता है, जबकि यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा होता है। फाइन, ये राइट साइड है, कैथोड है। यहाँ पे तो जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि यहाँ कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा है। क्लियर? तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इसमें हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था कि इसमें एक ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जो अल्टीमेटली बोथ साइड की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, और सबसे बड़ी बात ये सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है। फाइन, सॉल्ट ब्रिज दो काफी बड़े काम करता है। एक तो सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है, बोथ साइड की न्यूट्रलिटी।
जैसे यहां हमने क्या देखा था कि कॉपर प्लस 2 चले जाने के कारण ये चीज नेगेटिव रिच हो गई है। फाइन, ये रोड जरूर पॉजिटिव है पर ये सोल्यूशन नेगेटिव रिच हो गया। नेगेटिव रिच के लिए यहां से K प्लस आ जाएगा। फाइन, और यहाँ पे NO3 माइनस इधर आ जाएगा, क्योंकि जिंक प्लस 2 आयन आने के कारण ये जो जगह है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिच हो जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत? सॉल्ट ब्रिज के बाद हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ा था। yes, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइन, सो एक साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, फाइन, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फाइन, ये दो किस्म का था बेसिकली, OP एंड RP, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? एंड फिर हमने ये देखा था कि ये किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंसंट्रेशन है, उसकी कौन सी नेचर है, क्या टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस है, फाइन, तो इन सब चीजों के ऊपर, या कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर, तो इन सब बातों के ऊपर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, डिपेंड। यानी कि इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इन सब बातों के ऊपर। एंड अगर ये कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी ले ली जाए, सपोज दिस कंसंट्रेशन हैज बीन टेकन एज 1 मोलैरिटी, अगर 1 मोलैरिटी ले ली जाए तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है, ये SOP बन जाता है, GSRP। SOP बेसिकली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी कि एक मोलैरिटी सॉल्यूशन में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड का, एंड एक मोलैरिटी के सॉल्यूशन में जो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, SRP, एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड। क्लियर? यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, जिंक से जिंक प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन वाली साइड लिखा जाएगा। एंड अगर मैं देखूं इसको किस तरीके से लिखते होते हैं, इसको हम लिखते हैं E0 Zn से Zn+2, फाइन। एंड अगर मैं इसको लिखूं, ये जो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स कॉपर है, देखो एक मोलैरिटी सॉल्यूशन होना जरूरी है तभी स्टैंडर्ड शब्द यूज करना है, एंड अगर स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो ये नॉट आ रहा था, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, कॉपर +2 से कॉपर, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो नॉट, कोई भी दिक्कत? क्लियर? इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो एनोड साइड है एंड ये जो कैथोड साइड है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड साइड एंड कैथोड साइड, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं सेल पोटेंशियल। क्लियर? इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं सेल पोटेंशियल, या फिर एक और शब्द इसका हमने रखा था जिसका नाम है EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो इधर के इलेक्ट्रॉन को निकाल के उधर तक लेके जाए। इज दैट थिंग क्लियर? सो दैट इज नोन एज EMF, दैट इज सेल पोटेंशियल। अब अगर ये दोनों चीजें स्टैंडर्ड हैं तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। सो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का अब इसके बाद हमने निकाला था वैल्यू, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को निकालने का तरीका है, E0 ऑफ सेल इज द वे टू राइट इट, एंड ये तरीका था E0 ऑफ R माइनस E0 ऑफ लेफ्ट, यानी कि R स्टैंड्स फॉर राइट साइड एंड L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड व्हेन बोथ आर रिटन इन SRP। फाइन, फॉर्मूले और भी बहुत सारे बनाए जा सकते थे, लेफ्ट माइनस राइट भी बनाया जा सकता है अगर ऑक्सीडेशन में देखा जाए तो, राइट और लेफ्ट को ऐड भी किया जा सकता है अगर लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन और राइट वाले का रिडक्शन दिया जाए, बट दिस इज द मेजर फॉर्मूला जो हमने एंड पे फाइनलाइज कर लिया था कि हम ये यूज करने वाले हैं। इससे सारे आंसर आ जाएंगे, E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट, कोई भी दिक्कत? क्लियर?
इसके बाद यानी कि हमने बेसिकली जिंक बिकमिंग जिंक प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर प्लस 2 टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग कॉपर। तो ये बेसिकली ये जो सेल रिएक्शन आता है इसके बारे में ई नॉट निकालना सीखा है। दिस इज द होल सोल सेल रिएक्शन। क्लियर? नोटेशन की बात करते हैं। फाइन, नोटेशन की अगर हम बात करें तो देखो दिस थिंग इज नोटेटेड एज ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक प्लस 2, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर। फाइन, सेल तो ई नॉट ऑफ सेल लिखा जाता है, इन दोनों का ई नॉट ऑफ सेल लिखा जाएगा। फाइन, एंड अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन की नोटेशन की बात करूं, फाइन, तो हमने क्या किया था कि ये जो है वो है सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का। तो जिंक बिकमिंग जिंक प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2 बिकमिंग फाइन। और यहां पे क्या फाइनल हुआ था कि अगर तो कोई चीज सॉलिड है तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पे लिखी जाएगी। जो चीज एक्वस है या कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म में है उसकी आप स्टेट नीचे लिख सकते हैं। अगर उसकी मोलैरिटी यानी कि सपोज इसकी मोलैरिटी जो है वो 0.5 मोलैरिटी है, यानी कि ये स्टैंडर्ड नहीं है अगर, तो आप इसकी जो मोलैरिटी है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप ये साइड पे साथ में ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ये सिंगल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन शोज द फेज डिफरेंस while double vertical line shows the salt bridge, कोई दिक्कत। एंड इस साइड जो है वो पक्का ही ऑक्सीडेशन शो करना है एंड इस साइड पक्का ही रिडक्शन शो करना है। चाहे ये मैं उल्टा भी लिखता, वैसे उल्टा लिख नहीं सकते क्योंकि सॉलिड चीज को एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखना होता है, पर अगर ये उल्टा तो लिखा होता तो भी हम इसको इस तरीके से रिएक्शन में बनाएंगे कि ऑक्सीडेशन ही है, एंड इस साइड को इस तरीके से बनाएंगे कि रिडक्शन ही आए। इज दैट थिंग क्लियर? एंड अगर किसी भी केस में हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आता है जिसमें सॉलिड इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के आता तो हम प्लेटिनम जैसे इलेक्ट्रोड्स लेते थे। फाइन, कोई भी दिक्कत? फाइन, चलिए नेक्स्ट। इसमें जो हमारे पास था वो था सी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या था? इन सब एसआरपीस को एक टेबल में मेंशन किया हुआ है, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बात बताती है कि कौन अपने आप को जल्दी रिड्यूस कराना चाहता है, कौन कम जल्दी रिड्यूस कराना चाहता है, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज करा सकता है, कौन कम जल्दी ऑक्सीडाइज करा सकता है। कैसे देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज ये कोई मेटल है, ठीक है ना, एंड इसने इलेक्ट्रॉन लेके ये m बन गया है, एंड ये कोई अदर मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके अपना मेटल बन गया है। फाइन, इसका ई नोट जो है वो 1 वोल्ट है, इसका ई नोट जो है वो 2 वोल्ट है। तो जितनी ज्यादा बड़ी प्लस की वैल्यू, जितनी ज्यादा बड़ी प्लस की वैल्यू उतना तेजी से रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज ई नॉट इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा ई नॉट ज्यादा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस, यानी कि इन दोनों में से ये बंदा तेज हो जाएगा। अगर इन दोनों की रिएक्शन लिखनी हो तो पता है कि n ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो सकता है जबकि m ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत इन दोनों की कंपैरिजन में। अदरवाइज जिसका ई नॉट पॉजिटिव है वो रिएक्शन हो जाएगा, जिसका ई नॉट नेगेटिव है वो नहीं होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें सारे के सारे मेटल्स का एक होल सोल एक टेबल बना के देता है जो ये बताता है कि किसका एसआरपी ज्यादा है, किसका एसआरपी कम है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एसआरपी? बिकॉज स्टैंडर्ड हमारा एसआरपी है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमें इसलिए जरूरत थी क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी वैल्यू 0 है। फाइन, इसका मतलब हमने इसे रेफरेंस मान लिया है। याद रखिए हम किसी भी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, कल्ले इलेक्ट्रोड की नहीं निकाल सकते हैं, हालांकि हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हमने सेल पोटेंशियल की हेल्प से क्या निकाला?
अकेले अकेले का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्यों? बिकॉज ई नॉट ऑफ सेल मेरे पास क्या है, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। फाइन। अगर यार मान लो मैंने लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन ही रख दिया जिसकी वैल्यू 0 ही है, तो इसका मतलब ये तो टर्म ही गई, तो ये जो राइट पे आएगा ये तो इलेक्ट्रॉन है, सेल पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूं क्योंकि सेल पोटेंशियल तो मीटर पे दिखेगा। अब सेल पोटेंशियल आ गया तो राइट वाले का पोटेंशियल भी आ गया, कोई दिक्कत? ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे, कोई भी दिक्कत? क्लियर? एंड रिएक्शन को सेल नोटेशन में, सेल नोटेशन को रिएक्शन में कन्वर्ट करना आना बहुत जरूरी है, बिकॉज लैंग्वेज किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है वो सेल नोटेशन में हो सकता है वो सेल रिएक्शन में हो, पर आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना पड़ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली है नर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहली बात, नर्स्ट इक्वेशन की कहाँ जरूरत है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सोल्यूशन 1 मोलैरिटी नहीं है तो हमें नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत है। अगर सोल्यूशन 1 मोलैरिटी है तो स्टैंडर्ड वैल्यू आई जाएगी, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के काम आता है। दिस इज फॉर नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, कोई दिक्कत? या फिर एक और इसकी कैटेगरी क्या है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्लियर? कोई भी दिक्कत? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मैं सेल की फॉर्म में लिखूं तो ये होगा ई नॉट ऑफ ई ऑफ सेल यानी कि नॉन स्टैंडर्ड इज एक्चुअली ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT upon NF log product upon reactants. Clear? This is the final equation for the nernst. E of cell यानी कि नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि अगर यार 1 मोलैरिटी है, आधा मोलैरिटी है, 2 मोलैरिटी है, कुछ भी है, 1 नहीं है पर 2 है, 3 है, हाफ है, कुछ भी है, तब ये सेल पोटेंशियल निकल के आएगा। ई नॉट ऑफ सेल मतलब 1 मोलैरिटी के केस में क्या था, ई नॉट ऑफ सेल तो यार डायरेक्टली ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट निकाल के निकल जाता है। क्लियर? जबकि ये ऐसे नहीं निकल सकता। 2.303 सिंपल सी बात है, ये तो मैथमेटिकल नंबर है। R is universal gas constant, T is temperature, N is number of electrons exchanged, F is Faraday's constant and log product upon reactant। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन के लिए लिखूं जो हमारे पास थी, फाइन, और सपोज इसके 0.5 मोलैरिटी दिए हुए हैं एंड इसके 0.1 मोलैरिटी दिए हुए हैं। क्लियर? दोनों में से कोई एक भी बदला हुआ है 1 से तो भी नाश लगेगा, यहाँ तो दोनों ही बदले हुए हैं तो भी नाश लगेगा। अगर मेरे को यहाँ का लिखना हो तो ये ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 R जो भी आ जाएगा, T जो भी आ जाएगा, N यहाँ पे 2 है, F इज फैराडेज कांस्टेंट, लॉग ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 0.1 डिवाइड बाय 0.5। क्लियर? इन जनरल हम इन सब की वैल्यू पुट करके रखते हैं, यानी कि 2.303 RT upon FT। तो ये बेसिकली E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 जो कि इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू है अपॉन 2। 2.303 RT upon F की स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.059 log 0.1 अपॉन 0.5। अगर आपको लॉग नहीं आता है तो ये क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत है। फाइन, लॉग का भी हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया था, विदाउट यूजिंग एनी लॉग टेबल यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड आउट द लिंक टू कैलकुलेट द लॉग इन 1 सेकंड। फाइन, सो ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 एंड यहाँ पे अगर ई नॉट ऑफ सेल निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 से जिंक। राइट माइनस लेफ्ट, यहाँ राइट पे ये बंदा राइट पे आएगा क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, एंड ये बंदा लेफ्ट पे आएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू एंड पुट इन द नर्स, यू विल गेट द आंसर। फाइन, एंड यही सारी चीज हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के ऊपर भी लगा सकते हैं। फाइन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के ऊपर लगा के दिखाऊं तो सपोज हमारे पास इक्वेशन थी MnO4 माइनस गिविंग Mn+2, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था कि बैलेंस करना देखा था। फाइन, तो यहाँ पे क्या आया था, 4 पानी, यहाँ पे क्या आया था 8H प्लस आयन, एंड उसके बाद यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस इज +7, दिस इज +2। एंड यू कैन आल्सो कैलकुलेट द E of
MnO4 minus say Mn plus 2. This is what E naught of MnO4 minus say Mn plus 2 minus 0.059 डिवाइड बाय n कितना है 5 log of प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपको ये वाला बंदा लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट में ये दोनों लेने पड़ेंगे और ये लेते टाइम इसकी पावर 8 भी लेना पड़ेगा। फाइन, ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई भी किए थे। फाइन, प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेते टाइम जो भी आपका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे देखो मैं इसको पुट भी करके दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली में क्या आना चाहिए, log ऑफ प्रोडक्ट में Mn plus 2 है ये आना चाहिए एंड यहाँ पे MnO4 माइनस एंड H प्लस की पावर 8 आना चाहिए। दिस शुड बी कम हियर। फाइन, जो भी आपका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है वो पावर में आना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत। क्लियर? सो दैट इज अबाउट नस्ट। ये तब लगता है जब हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। क्लियर? इसके 2-3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, हमने वो सारे के सारे करे हुए हैं। क्लियर? लेट्स हैव द नेक्स्ट पार्ट। So after the nest we have calculate the electrode potential of third reference electrode। फाइन, ये अपने आप में काफी ज्यादा फेमस है, इसमें हमने एक लेटिमर डायग्राम का क्वेश्चन भी किया था। फाइन, अगर हम इसमें देखें तो यार ये पर्टिकुलरली कौन सी कैटेगरी थी, सपोज कॉपर इज बिकमिंग कॉपर प्लस 1 एंड इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर प्लस 1 इज गिविंग कॉपर प्लस 2 एंड एन इलेक्ट्रॉन। फाइन, एंड इसका ई नॉट जो है वो बेसिकली दिया हुआ है, सपोज एज बेसिक वैल्यू ले लो, आई एम टेकिंग इट एज 1 वोल्ट एंड यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो सपोज दिस इज x वोल्ट, दिस इज y वोल्ट। क्लियर? एंड यू नीड टू कैलकुलेट copper से copper plus 2 electron. Fine, so your E naught here is 1, this is 2, you cannot add it up, ये डायरेक्टली एड अप नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ हमने एक चीज पढ़ी थी दैट इज ई नॉट जो है वो एक इंटेंसिव चीज है। ई नॉट एक इंटेंसिव चीज है। फाइन, इंटेंसिव होने के कारण ये डायरेक्टली एडिटिव नहीं है। एडिटिव मतलब ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता। दो कमरों का टेम्परेचर अगर 25 अगर उनको जोड़ दे तो टेम्परेचर 50 नहीं हो जाता। तो इसका जो हमने हल निकाला था वो निकाला था डेल्टा जी। फाइन, एज वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE ऑफ सेल या फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट ऑफ सेल। एंड हमें एक बात और पता है कि डेल्टा जी जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड एक्सटेंसिव्स आर डायरेक्टली एडिटिव, उनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। क्लियर? सो अगर मेरे को इन दोनों को सॉल्व करके ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन सही है, मैं दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकता हूं, इक्वेशन सही है, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, दिक्कत कहां है, मैं डायरेक्टली ई नॉट नहीं ऐड कर सकता, क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर? तो इसका डेल्टा जी1 निकालूंगा यानी कि माइनस NFE01, इसका डेल्टा G2 नॉट निकालूंगा यानी कि माइनस NFE02, कोई दिक्कत। एंड इफ आई नीड टू कैलकुलेट द फाइनल डेल्टा जी तो ये मैं यहाँ पे निकालूंगा, ये जो यहाँ का बन रहा है यानी कि 3 इफ दिस इज दिस थिंग, तो ये डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट निकल के आएगा, कोई भी दिक्कत। क्लियर? इसमें हमने एक जैसे वो लेटिमर डायग्राम का क्वेश्चन आता है, जैसे इसी को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि कॉपर से कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2, suppose you need to calculate this particular value, this is E3 naught, this is E1 naught, this is E2 naught, so they are not directly additive, you need to calculate it through this particular procedure. This is the last thing we have read in the cell potential and the electrode potential part. Clear? Next, इस चैप्टर में हम एक अलग ही पार्ट पे निकल गए थे, दैट इज Faraday's या इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट मूव टू द Faraday and electrolysis. So next part is about Faraday's law of electrolysis. Let's move to the Faraday's laws of electrolysis.
क्लियर। सो दो लॉ हमने पढ़े थे। द वेरी फर्स्ट लॉ इज बेसिकली कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट कितना पास कर रहा है या चार्ज कितना पास कर रहा है। फाइन। सो बेसिकली द वेट डिपॉजिट डिपेंड्स अपॉन द क्यू, एंड अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो ये जेड क्यू बन जाता है। जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फाइन। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक्चुअली में क्या था कि एक जो बेसिकली चार्ज है, एक कूलम का जो चार्ज है वो कितना मास डिपॉजिट करा देता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसको हमने बेसिकली सॉल्व किया था कुछ इस तरीके से, दैट इज दिस इज E upon 96500 एंड व्हाट इज Q, दिस इज I into T यानी कि करंट इनटू टाइम। मुद्दे की बात ये थी कि यहाँ E क्या है। E है बेसिकली इक्विवेलेंट मास, I बेसिकली है करंट and T basically है time. Clear? If I further substitute it, this comes out to be mass upon valency factor. Fine, because E is actually equal to the molecular or atomic mass upon the valency factor into 96500, which is actually equal to 1 Faraday. Fine, this is actually is 96487. तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने बेसिकली 96500 लिया हुआ है। So this is the final term, that is W is equal to mass जो भी पर्टिकुलर मेटल है अपॉन वैलेंसी फैक्टर, उसका क्या वैलेंसी फैक्टर है 96500, I यानी कि करंट, T is equal to टाइम यानी कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट, रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। कितना मास रिलीज हो रहा है या कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कितना है। क्लियर? सो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ बेसिकली क्या कहना चाहता है कि अगर दो वेसल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेम करंट इज पासिंग थ्रू देम, उनके बीच में से सेम चार्ज सेम टाइम के लिए पास कर रहा है, यानी कि सेम उनका चार्ज है, कोई करंट टाइम के अंदर वैल्यू के अंदर चेंज नहीं है, तो फिर पहले के अंदर आया हुआ मास डिपॉजिट और दूसरे के अंदर मास डिपॉजिट का जो रेशियो है वो बेसिकली इनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के रेशियो के इक्वल है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन। फर्दर एक बात ध्यान रखनी है कि Q इज सेम, द सेम चार्ज इज पासिंग थ्रू ऑल द वेसल्स कनेक्टेड इन द सीरीज। फाइन। अगर दो या दो से ज्यादा हमारे पास वेसल्स हैं, they are connected in series and the same charge is flowing through them for the same particular time. Fine. And then होगा क्या, होगा ये कि पहले वाले में जो मास डिपॉजिट है और दूसरे वाले में जो मास डिपॉजिट है उनका जब रेशियो निकाला जाएगा तो वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स के रेशियो में आ जाएगा। क्लियर? या फिर वो बेसिकली उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में होगा। These two are basically Faraday's laws of electrolysis. कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसीड कराना। क्लियर? अगर मैं बात करूं किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या प्रोडक्ट होगा, अगर हम इस चीज के ऊपर बात करें कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या प्रोडक्ट होगा, जैसे सपोज आपको दिया गया हो एक्वस NaCl, फाइन, और एक साइड दिया गया हो NaCl। क्लियर? अगर हमें ये देखना हो, देखो यहां तो Na प्लस है और Cl माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और Na बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन बन जाएगा, यानी कि यहां तो तय है कि ये जो रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे सोडियम बनेगा, फाइन, और यहां तय है कि एनोड पे कौन बनेगा, क्लोरीन, जब और कोई चीज ही नहीं है। जबकि यहां इस केस में हमारे पास पानी भी है और NaCl भी है। पानी जो है वो बेसिकली H प्लस और OH माइनस आयन बनाएगा, जबकि ये Na प्लस है Cl माइनस बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दो लोग बेताब हैं, सोडियम भी और हाइड्रोजन भी। अब देखा जाता है कि कौन तेजी से भाग सकता है, फाइन, किसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो H प्लस और Na प्लस में किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, डेफिनेटली H प्लस आयन की मोबिलिटी ज्यादा है, जिसके कारण ये बन जाएगा हाइड्रोजन। एंड OH माइनस और Cl माइनस में इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, जिसके कारण ये बन जाएगा Cl2। वैसे तो देखो OH माइनस की होती है, पर कुछ और
थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक फैक्टर्स का जो फाइनल सम है वो बेसिकली Cl माइनस को फेवर करा देता है। सब कुछ भी E नॉट नहीं है, सब कुछ भी E नॉट नहीं है। हालांकि काफी हद तक चीजें E नॉट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, पर थोड़े बहुत थर्मोडायनामिक फैक्टर्स भी हैं जो इस रिएक्शन के अंदर, इन रिएक्शंस के अंदर थोड़ा बहुत अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं। क्लियर? वैसे H प्लस आ गया है, यहाँ पे Cl2 आ गया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये कैथोड पे होने वाला रिएक्शन है क्योंकि ये रिडक्शन है। इसने इलेक्ट्रॉन बेसिकली दिया है। क्लियर? तो दिया है का मतलब ये बेसिकली एनोड पे होने वाला रिएक्शन है क्योंकि एक्चुअली में ये ऑक्सीडेशन है। ये दोनों भाई साहब मिलके बना लेंगे NaOH और यहाँ पे सोडियम को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, कोई दिक्कत। क्लियर? सो दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला लॉ, कितना मास डिपॉजिट होगा या रिलीज होगा, यानी कि यहाँ भी ये जो सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा है या हाइड्रोजन कितना बन रहा है या क्लोरीन कितना बन रहा है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज जा रहा है। एंड सेकेंड लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर दो वेसल्स कनेक्टेड हैं तो पहले और दूसरे के ऊपर कितना डिपॉजिट है ये उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो में ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंडक्टेंस। नेक्स्ट बेसिकली हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पार्ट के ऊपर प्रोसीड किया। फाइन। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेटेलिक कंडक्टेंस से अलग क्यों है। फाइन। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने करी थी वो ये करी थी कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेटेलिक कंडक्टेंस। तो हमने देखा कि यहां चार्ज कैरियर्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इनको जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है वो ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स के कारण। क्लियर? हालांकि मेटालिक से हमें कुछ ज्यादा लेना कि एक मेटल के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड उनको जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो बेसिकली डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। क्लियर? हालांकि यहाँ पे हमने काफी कुछ पढ़ा था कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो बेसिकली क्या है, आयंस हैं, जिसको सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शंस, फाइन, दो सल्यूट पार्टिकल्स जैसे कि मान लीजिए कॉपर का +2 आयन है, सल्फेट के -2 आयन को ही अपनी तरफ खींच रहा हो कि भाई मत जा यार दूसरी साइड एनोड पे मत जा या कैथोड पे मत जा, वो से रिएक्ट मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रांसमिट होने से रोक रहा है। सल्यूट सल्यूट की इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट ये ट्रांसफर नहीं होने दे रहा, तो अल्टीमेटली सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन हमारे लिए रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, ये ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसके कारण कंडक्शन कम है। फिर हमने देखा था कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अगर ये भी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको पानी ने ही जाने नहीं दिया, आपके सॉल्वेंट ने जाने नहीं दिया तो डेफिनेटली आपकी कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं आएगी। एंड देन हमने देखा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। फाइन। यहां पे देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था बहुत अच्छा, हाइड्रेशन, एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट में हमने पॉइंट पढ़ा था विस्कोसिटी। देखो अगर पानी की मतलब बेसिकली जो सॉल्वेंट है एक साइड पानी है और एक साइड काफी गाढ़ी चीज है, तो गाढ़ी चीज में ट्रैवल करना आसान है या पानी में? डेफिनेटली पानी में, क्योंकि गाढ़ी जो है वो काफी विस्कस होने के कारण आपके सल्यूट को ट्रैवल नहीं करने देगा। तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टेंस क्या होगी, कम, कोई दिक्कत। एंड सिमिलरली सल्यूट सॉल्वेंट में हमने क्या किया था कि आपके सल्यूट को अगर सॉल्वेंट ने घेर लिया, पानी के मॉलिक्यूल लिथियम था, एक सीजियम था, लिथियम तेजी से भाग सकता है पर लिथियम को पानी ने घेर लिया, सीजियम बेचारा नहीं घेरा तो सीजियम जल्दी से भाग जाएगा। एक पतले बंदे को भारी बंदा उठा के भागना है, एक मोटे बंदे को भारी उठा के भागना है, तो कौन जल्दी भाग सकता है? अब तो भारी भागेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, कोई दिक्कत। क्लियर? तो ये बेसिकली तीन मेजर पॉइंट थे। हालांकि इसके अलावा हमने एक बहुत तगड़ा पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। क्लियर? हमने देखा था यहाँ टेम्परेचर फेवर कर रहा है पर यहाँ पे हमें फेवर नहीं कर रहा है। क्लियर? तो बेसिकली आफ्टर दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स हम कंडक्टेंस में एक बात जो 7 डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज रेजिस्टेंस। वी ऑल नो व्हाट आर रेजिस्टेंस इज, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात वो इलेक्ट्रोलाइट वाली भी याद रखना। फाइन। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज्यादा कंडक्ट करते हैं, ये
हम आगे भी पढ़ेंगे। एंड जो वीक है वो कंडक्ट कम करते हैं, ये हमें कंडक्टियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन। सो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रुकावट, जो बेसिकली रो एल बाय ए है। दिस इज अवर सेल कांस्टेंट। क्लियर। ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। सेल कांस्टेंट को हम लोग बेसिकली जी स्टार से मेंशन करते हैं। क्लियर। यूनिट बहुत ध्यान देने वाली चीज है, इसका यूनिट है ओम। फाइन। एंड रेजिस्टिविटी का यूनिट बेसिकली मतलब उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ये आ जाएगा ओम मीटर। क्लियर। तो ये बड़े ध्यान देने वाली चीज है। और यहाँ पे ये बेसिकली क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स। कोई भी दिक्कत, ये तीन डेफिनेशन होने के बाद हमने पढ़ा कंडक्टेंस, जो कि बेसिकली 1 अपॉन रेजिस्टेंस है। एंड फिर हमने पढ़ा कंडक्टिविटी, जो कि बेसिकली 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है। दिस इज कंडक्टेंस, दैट इज G, एंड दिस इज कंडक्टिविटी, यानी कि कापा। क्लियर। सो कंडक्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत। क्लियर। एंड इसमें हम आगे प्रोसीड करते हैं अपनी अगली डेफिनेशन पे। तो इसमें सिक्स्थ जो डेफिनेशन थी, फाइन, 5 हो गई हैं। जो सिक्स्थ चीज थी वो थी मोलर कंडक्टेंस, दैट इज एक मोल का कंडक्टेंस, यानी कि जो अभी कंडक्टिविटी है डिवाइड बाय कितनी मोलैरिटी है, एक मोल की कितनी कंडक्टेंस है। क्लियर। एंड इसी के बिहाफ पे हमने एक पढ़ा था, एक इक्विवेलेंट की कितनी कंडक्टिविटी है, सो कापा अपॉन नॉर्मलिटी। इसको हमने दो केसेस में किया था, दैट कापा जो है अगर वो यहाँ पे जो कापा है वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो हमने बोला था थोड़ा यूनिट का यार ध्यान देने की बात है कि कापा अपॉन मोलैरिटी इनटू 1000 आ जाएगा। एंड अगर कापा मीटर इनवर्स में है तो यार जो मोलैरिटी वाला ये जो फॉर्मूला कापा अपॉन मोलैरिटी अपॉन में 1000 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना बस, यूनिट का बहुत दिक्कतेबल चीज है, यूनिट ही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। सो लैम्डा एम इक्वल टू कापा अपॉन मोलैरिटी, वैसे तो यही चीज है, बस आप थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना। इसकी यूनिट क्या है, इसकी क्या है, ये मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना, उसका देख लेना। तो जो भी दिया होगा उस हिसाब से लीटर को सब्स्टिट्यूट करा लेना। क्लियर। एंड सेम इज द केस हैपनिंग फॉर लैम्डा EQ। फाइन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट बेसिकली है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ चेंज। फाइन। वेरिएशन ऑफ conductivity and molar conductivity with concentration, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो कंसंट्रेशन के घटने से डाइल्यूशन बढ़ता है, फाइन, और अल्टीमेटली नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस घटते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी को एक काफी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्लियर। सो कंसंट्रेशन के घटने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस घटते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी घटती है। क्लियर। जबकि यहाँ पे कंसंट्रेशन के घटने से हम डाइल्यूशन को बढ़ता हुआ मानते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस का यहां कोई लफड़ा नहीं है। रीजन भी, ये तो मोलर है, मोलर मतलब मोल है, मोल मतलब फिक्स है, एक पार्टिकल की गिनती फिक्स है, गिनती फिक्स है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस का कोई पंगा ही नहीं है। अगर पंगा नहीं है तो कंसंट्रेशन के घटने से डाइल्यूशन बढ़ा। अब यहाँ डाइल्यूशन का फैक्टर नहीं ले रहे थे, यहाँ ये ले रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस को फर्क पड़ रहा है, यहाँ नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस को फर्क ना पड़ने के कारण डाइल्यूशन बढ़ गया, डाइल्यूशन के कारण ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ गया, जिसके कारण हमारी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ गई। नाउ दिस टाइम जो हमारी कंडक्टिविटी है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। कोई भी दिक्कत? क्लियर। सो नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर कंसंट्रेशन के घटने से
मोलर कंडक्टिविटी बहुत बढ़ती है, इसका मतलब कंसंट्रेशन के बहुत घटने से बहुत बढ़ेगी, बहुत ज्यादा घटने से बहुत ज्यादा घटेगी। इसका मतलब इफ कंसंट्रेशन लीडिंग टू जीरो, लैम्डा एम कंसंट्रेशन जो बेसिकली अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी, जिसको हमने बोला लैम्डा एम नॉट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी। क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो भी कह सकते हैं एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कह सकते हैं। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में चेंज हो जाती है। फाइन। अब हमने इसके बाद किया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें निकालना है स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कुछ इस तरीके से। फाइन। यानी कि कंसंट्रेशन के घटने से रूट ऑफ कंसंट्रेशन है यहाँ पे लैम्डा एम है। फाइन। हमने एक बात पढ़ी है कि कंसंट्रेशन के काफी घट जाने से लैम्डा एम काफी बढ़ जाता है, इसका मतलब ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। क्लियर? और ये हम एक्सट्रापोलेट करके मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लैम्डा एम नॉट यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिकॉज यहाँ कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है तो यहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। क्लियर? ऐसा निकाल सकते हैं, पर हम ये काम वीक के लिए नहीं कर सकते हैं। फाइन। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये बात ठीक है। फाइन। स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये बात कुछ इस तरीके से निकल के आ जाती है, because this is y axis, this is mx plus c। अगर आप कंपेयर करेंगे तो x एक्सिस पे मैंने रूट c बनाया है, y एक्सिस पे लैम्डा m बनाया है, जो इंटरसेप्ट निकल के आया वो लैम्डा m नॉट निकल के आया, स्लोप नेगेटिव निकल के आई। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो ठीक है, पर वीक के लिए जब कंसंट्रेशन घटती है तब लैम्डा m सिर्फ इस बात के लिए नहीं बढ़ता कि डाइल्यूशन बढ़ता है, ये सिर्फ ऐसे कनेक्टेड नहीं है, एक और भी कनेक्शन है। कंसंट्रेशन के घटने से अल्फा बढ़ता है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो चार्ज कैरियर आइंस बढ़ते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं ये बढ़ता है। यानी कि वीक में तो दो फैक्टर्स हैं जो कंसंट्रेशन के घटने से हमारा फायदा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये ग्राफ वीक के लिए देखो नीचे से आना चाहिए एंड ये कुछ इस तरीके से आ रहा। एंड क्योंकि ये कर्व था तो हम कहते थे कि इसे एक्सट्रापोलेट नहीं किया जा सकता, दे कांट बी एक्सट्रापोलेटेड, दे कांट बी एक्सट्रापोलेटेड। तो इनके लिए हमने क्या बनाया फिर? इनके लिए हमने बनाया Colruy's law of independent migration of ions. Fine. So let's have it. Colruy's law of independent migration of ions. So Colruy's law के according इसके अकॉर्डिंग किसी भी आयन को अपने को आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। यानी कि अगर हम वीक के लिए CH3COH का लैम्डा m नॉट निकालना चाहते हैं तो हम सिर्फ CH3CO माइनस का लैम्डा m नॉट कहीं ना कहीं से निकाल लें एंड H प्लस आयन का लैम्डा m नॉट कहीं से निकालना है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये अल्टीमेटली इसका वैल्यू बन जाएगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके साथ लगा हुआ है। यानी कि H can be derived from HCl and this can be derived from CH3COO। क्लियर? तो कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहता है कि एक आयन को अपने को आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा है, उसकी अपनी कंडक्टिविटी एक इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी है कि इतनी वैल्यू है। यानी कि अगर हमें इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है तो हम कहीं ना कहीं से इसकी निकाल लो और इसकी निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा।
हम वीक की नहीं निकाल सकते, पर ये अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होगा तब तो निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ये किसी वीक में है तब नहीं निकाल सकते, पर किसी स्ट्रॉन्ग में होगा तब तो निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो एक्स्ट्रापोलेट करके ही निकाला जा सकता है। तो ये लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग में डालिए, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? तो इसमें हम बेसिकली क्या करते थे कि अगर हमें एसिटिक एसिड चाहिए तो अल्टीमेटली क्या करो, CH3COONA के अंदर HCl ऐड कर दो और NaCl माइनस। फाइन। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, ये Na के आयंस और ये Cl के कारण जो कंडक्टिविटी होगी वो ये Na और ये Cl के कारण कट जाएगी, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद दिस CH3COO माइनस के कारण आएगी कंडक्टिविटी और H प्लस के कारण आएगी कंडक्टिविटी। ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। सो हम तीन स्ट्रांग की हेल्प से एक वीक की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलरस, क्योंकि हर आयन की अपनी एक इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी है, उसे अपने कोआयन से कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3CO माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो Na के साथ है या H के साथ। अगर इसकी वैल्यू यहाँ 90 आनी है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो यहाँ भी 90 ही आनी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इज दैट थिंग क्लियर? तो अपने जब कोआयन से फर्क ही नहीं पड़ता, याद आएगा। क्लियर? कोई भी दिक्कत? सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ द कॉलरस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ Colruy's law. Fine. The very first application is we can calculate the lambda m naught of weak electrolyte from lambda m naught values of strong electrolyte. अभी अभी हमने निकाला है। फाइन। हम CH3COH का निकाल सकते हैं फ्रॉम CH3CONA प्लस HCl माइनस NaCl। क्लियर? तो हम वहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग देखो, अगर ये जो मतलब बेसिकली अगर हम किसी भी लेवल पे इसका मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे सपोज कम है, ठीक है ना, हमें वो पता है कि इतनी कंडक्टिविटी है, तो वो कम क्यों होती है? क्योंकि वीक जो होता है वो फुली डिसोसिएट नहीं कर पाता। वीक जो होता है वो फुली डिसोसिएट नहीं कर पाता, तो हम अल्फा भी निकाल सकते हैं, बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फाइन। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बेसिकली हमने निकाल लिया था अल्फा। फाइन। तीसरी जो चीज हम बेसिकली इससे निकाल पा रहे थे वो था डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये था बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, और ये बेसिकली क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम केसी वगैरह भी बोलते हैं। क्लियर? सो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अल्फा बेसिकली क्या है? लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m नॉट। इसको 1 माइनस अल्फा वैसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो ये अपॉन 1 माइनस लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m नॉट। अगर अल्फा काफी ज्यादा छोटा है तो नीचे की टर्म को इग्नोर किया जा सकता है, बिकॉज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये C लैम्बडा m स्क्वायर अपॉन लैम्बडा m नॉट माइनस लैम्बडा m आ जाता होगा। दिस इज K। फाइन। एंड फोर्थ थिंग जो हमने इसमें निकाला था वो था स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट्स की मोलैरिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी। फाइन। अगर कोई स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला। ये जो हमें पता है ना, लैम्बडा m इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलैरिटी होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, ये मैं सॉल्ट के लिए लिख दूं, कापा फॉर सॉल्ट लिख दूं, यानी कि अगर मेरे को सॉल्यूशन दिया है तो मैं उसमें से सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी माइनस करके लिखूं।
ये लैम्डा एम मैं यहां ले आऊं तो ये मेरे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट आ जाएगा, solubility of salt आ जाएगा। and if I know the S, I know the Ksp also, fine, that is solubility product। so basically Coller's law से हमने lambda m naught of weak electrolyte यानी कि limiting molar conductivity at infinite solution weak electrolyte के लिए निकाल लिया था, degree of dissociation निकाल लिया, dissociation constant निकाल लिया, sparingly soluble salts की solubility निकाल ली and solubility product निकाल लिया। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ आपका सिर्फ सॉल्ट का ही डालना है। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडक्टिव। बेसिकली है कंडक्टियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। बेसिकली कंडक्टियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई टाइट्रेशन करते हैं, दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, तो कोई ना कोई आयन किसी और आयन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस कर देने के कारण उसकी कंडक्टिविटी को फर्क पड़ जाता है, बिकॉज कॉलरस भाई साहब ने कहा था कि उनके आयंस की ही कंडक्टिविटी होती है। अब जब आयंस ही बदल गया तो कंडक्टिविटी बदल गई। क्लियर? तो हमने टाइट्रेशन में बेसिकली कुछ केसेस किए जिसमें हमने एक पर्टिकुलर एसिड के अंदर या एक सोल्यूशन के अंदर दूसरा सोल्यूशन डाला और कंडक्टिविटी के अंदर चेंजेस देखे। क्लियर? जैसे मैं कोई भी एक पर्टिकुलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसमें पर्टिकुलरली करके दिखा देता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जब स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर हमने किया था तो हमने देखा कि पहले कंडक्टिविटी सिर्फ HCl के कारण है, तो ये काफी हाई होगी। क्लियर? तो मैंने काफी ऊपर से लिया था इसे, जबकि जब मैंने इसके अंदर देखो यहाँ पे H+ आयंस है, यहाँ पे Cl-। क्लियर? तो मैंने काफी ऊपर के पॉइंट से ले लिया, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, काफी ऊपर के पॉइंट से लिया हुआ है। अब जब मैंने इसके अंदर बेस डालना शुरू किया Na+ एंड OH-, जैसे ही इसने इसको देखा ये इसके पास चला गया और क्या बन गया, पानी। अब पानी भैया होता है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो भाई ये दोनों दोबारा अपनी फॉर्म में नहीं आएंगे। यानी कि अब कंडक्टिविटी किसके कारण है, इसके कारण। पहले कंडक्टिविटी थी H+ और Cl- के कारण, अब है Na+ एंड Cl। पहले इसके कारण थी, यानी कि ये पॉइंट है, अब इसके कारण है, तो ये पहले से कम हो गई है ज्यादा। देखो Cl तो वैसा ही है, कॉलरस कहता था दूसरे आयन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अब H+ की जगह Na+ है, कौन तेज भाग सकता है, डेफिनेटली H+। तो Na+ ने आपकी कंडक्टिविटी क्या कर दी, डिक्रीज, तो ये लो जी डिक्रीज कर दी। क्लियर? अब जब ये सारे का सारा न्यूट्रलाइज हो गया, आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, ओनली NaOH विल बी लेफ्ट, क्योंकि इधर हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। अब यहां पे मेरा क्या आ गया, इक्विवेलेंट पॉइंट, जिसपे न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद अब मैं सिर्फ और सिर्फ NaOH डालता जा रहा हूं, तो मेरी कंडक्टिविटी किसके कारण है, Na+ एंड OH- आयंस के कारण। अब ये जो है कंडक्टिविटी काफी हाई कर देता है, तो ये लीजिए हाई, कोई भी दिक्कत। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ केसेस हमने किए थे, जैसे आपको याद होगा कि हमने वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस भी किया था, जो कि ग्राफ एक्चुअली में कुछ ऐसा बना था। देखो वीक है तो पहले नीचे रहता है, ठीक है ना, एंड और नुकसान हो जाता है क्योंकि जो भी OH होंगे वो इसके H को खा जाते हैं, अल्टीमेटली पानी बना देते हैं। देन थोड़ा सा फायदा होता है, क्यों थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक जो अनडिसोसिएटेड पड़ा होता है, वीक में कुछ तो ये पार्ट ऐसे ही पड़ा होता है ना, इसको इसमें चेंज करने के काम आ जाता है, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड देन फाइनली हम देखते हैं यहां न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद आप जितना NaOH ऐड करते रहोगे उतना हमारी कंडक्टेंस में फायदा होगा। द रीजन बीइंग NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अपने आयंस में 100% टूटा होगा एंड ये अप ही करेगा। क्लियर? एंड थर्ड केस हमने किया था वीक एसिड विद वीक बेस का, जिसमें हमने देखा था कि ग्राफ थोड़ा सा गिरता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। फाइन?
क्यों? पहले थोड़ा सा घटता है कि जितने आयंस होते हैं वो भी अनडिसोसिएटेड पानी बन जाते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ता है क्योंकि वो जो डिसोसिएट नहीं हुए होते वो थोड़े से डिसोसिएटेड फॉर्म में आ जाते हैं, एंड फिर कांस्टेंट रहता है क्योंकि अब आप वीक डालोगे तो वो कितना फायदा कर देगा यार, ठीक है ना। तो ये हमारे अलग अलग कंडीशन थे, इसके बेसिस पे मैंने एक एक्वस AgNO3 और KCl का क्वेश्चन भी पूछा था, एंड उसका आंसर डेफिनेटली डी है। क्लियर? फाइन, क्योंकि दोनों सॉल्ट थे। फाइन, तो थोड़ा सा कांस्टेंट रहे के फाइन, फिर ये अप हो जाना था क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आयंस बढ़ जाएंगे। क्लियर? इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड इन द लेक्चर नंबर 11। फाइन, सो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके अगले पार्ट पे, दैट इज सेल्स एंड बैटरीज, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बेसिकली सेल्स एंड काफी थ्योरेटिकल एंड मतलब कह सकते हैं थोड़ा क्रैमिंग पार्ट है ये। क्लियर? तो इसमें बेसिकली आपको याद क्या रखना है, प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो बेसिकली एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। एक बार वो यूज हो जाए तो वो डेड हो जाते हैं, अब उनको वापस से आप रिकॉल नहीं करा सकते। क्लियर? सो बेसिकली जैसे ड्राई सेल होता है हमारा, फाइन, जो पेंसिल सेल होता है ड्राई सेल। क्लियर? एंड मर्करी सेल्स। क्लियर? मर्करी सेल कौन सा होता है? घड़ियों में जो मर्करी सेल होता है बेसिकली, तो ये प्राइमरी सेल है विच कैन बी यूज ओनली वंस, ठीक है ना, कैन बी यूज्ड ओनली वंस। सो नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ऐसे होते हैं जो देखो वापस से यूज किए जा सकते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इन्वर्टर। फाइन, क्या होता है इन्वर्टर में? मैंने आपको बिल्कुल शुरू में भी बताया था चैप्टर के जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे। देखो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, एक गैल्वेनिक होता है, ठीक है ना। इन्वर्टर बेसिकली कैसे काम करता है कि इन्वर्टर के अंदर एक सोल्यूशन है, ठीक है ना। फाइन, अब वो सोल्यूशन बेसिकली ए से बी रिएक्शन में कन्वर्ट होता है और हमें बिजली पैदा करके दे देता है। ठीक, आती रहती है बिजली, आती रहती है, आती है, खत्म हो गया इन्वर्टर, खत्म हो गया। 8-9 घंटे बिजली दी उसने, इन्वर्टर खत्म हो गया, ए से बी सारा कन्वर्जन हो चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट नाउ? अब वो बी ए में कन्वर्ट होता है। क्या होगा? जब भी लाइट आएगी, मतलब हमारी पावर सप्लाई से लाइट आएगी, तो बी वापस ए में कन्वर्ट होता है, एंड बी वापस ए में कन्वर्ट होके क्या होता है, वो बिजली लेता है और बी वापस ए में कन्वर्टर अब रीस्टोर हो गया, वो दोबारा यूज किया जा सकता है, फिर लाइट जाती है और इन्वर्टर हमें बिजली देता है। तो ये क्या हो गया, दोबारा दोबारा यूज हो गया। सो इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल, रिचार्जेबल सेल्स, ठीक है ना। फाइन, और इसका बेसिक प्रिंसिपल मैंने समझाया हुआ है, ए बी में कन्वर्ट हो गया। क्या था बेसिक प्रिंसिपल? ए बी में कन्वर्ट होता है और हमें बिजली देता है। 8-9 घंटे बिजली आने के बाद सपोज इन्वर्टर भी बंद हो गया, फिर बी इलेक्ट्रिसिटी लेके बाहर से वापस ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस है, जबकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए तो बिजली देके हम इसे करा लेते हैं। अगर ऐसे ही होता बी अपने आप ए में, फिर तो ए बी में कन्वर्ट हुआ, बिजली आ गई, बी ए में अपने आप आ जाएगा, फिर ए बी में आ जाएगा, बिजली आ जाएगी, फिर तो मैं घर पे इन्वर्टर ही लगवाता हूँ ना ऐसा तो है नहीं। तो सेकेंडरी सेल में बेसिकली क्या है, एक तो लेड स्टोरेज बैटरी है, क्लियर, जो हम जनरली देखते हैं, एंड सेकेंड थिंग इज निकल कैडमियम सेल है। तो ये है, दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड। फाइन, एंड इसके अलावा जो आपको पढ़ने की जरूरत है वो है फ्यूल सेल एंड कोरोजन। मैं आपको रेकमेंड करूंगा इन सबके एनोड और कैथोड पे होने वाले चेंजेस आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा क्रैम करने पड़ेंगे। क्लियर? फाइन, हालांकि लॉजिकल है, मतलब यही ध्यान देना पड़ेगा ना किसका सोल्यूशन है, और वहां जाके इतना तो पता ही है, नोड पे ऑक्सीडाइज होना है, कैथोड पे रिड्यूस, एंड क्या फाइनल सेल रिएक्शन निकल के आता है, दिस यू नीड टू रिमेंबर। और थोड़ी सी लॉजिकल बात जो याद रखी जा सकती है वो ये है, प्राइमरी आर यूज्ड ओनली वंस, जैसे ड्राई सेल, लेक्लेंचे सेल भी बोला जाता है इनको, साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है। Mercury cell, lead storage, nickel cadmium fuel cell, these are the secondary cells, they can be reused, and corrosion reactions, this you need to remember. Clear? कोई भी दिक्कत? थैंक यू। सो बेसिकली ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इन 60 मिनट्स पूरा कर लिया है।
फाइन। तो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है देन आई विल अगेन रिकॉल कि भाई हमारा पूरा लेक्चर सीरीज बना हुआ है। अब पूरे लेक्चर में जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको लगता है ज़्यादा दिक्कत है, सपोज इसी के अंदर है, इनके लेक्चर में जाइए और वहाँ जाके पूरे के पूरे लेक्चर को स्टडी करिए। ये उसके लिए बेनिफिशियल है जिसको पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर है, दे जस्ट वांट टू रिकॉल विद इन 60 मिनट्स। फाइन। कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत आती है यू कैन डेफिनेटली कॉल मी अप एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।